पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, बड़ा सवाल आज का ये है कि क्या पंजाब में एक आईनी बहरान चल रहा है और पंजाब असेंबली के कल क्या 2 इजलास होंगे, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, क्या वजह हुई कि पंजाब असेंबली में बजट पेश नहीं हो सका, IG और चीफ सेक्रेटरी किस वजह से पेश नहीं हो रहे, क्या मामला हैं। साथ नाज़रीन बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि माशी सिमत हमारी किधर जा रही है, IMF की नई शराइत क्या हैं, क्या IMF शहबाज शरीफ हुकूमत को कर्जा देने के लिए कोई नई शराइत आयद कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आज़ादी इजहार राय, इसमें आला अदालतों के, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन हैं और आज अहम केसेस में क्या ऑब्जर्वेशन सामने सुप्रीम कोर्ट की, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पंजाब असेंबली से और पंजाब में जो सूरत हाल है इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नसीर, हमारे लाहौर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर साहब में ज्वाइन करने के लिए। अब जो सूरत हाल बनी है, इंतहाई मजाका खेज सूरत हाल, कल क्या पंजाब असेंबली के 2 इजलास होंगे? बिल्कुल अर्शद साहब, शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह सकते हैं। 2 रोज़ से पंजाब असेंबली का इजलास, आज दूसरा रोज़ था। पंजाब असेंबली के इजलास में एक डेडलॉक मौजूद था जिस पर बाकायदा तौर पर अपोजिशन और स्पीकर और एक बड़ी तादाद जो कि पंजाब असेंबली के अरकान में जिनमें PTI और काफली के लोग मौजूद थे, वो वाज़ेह तौर पे एक ही डिमांड कर रहे थे और हुकूमती हल्के उस डिमांड को मान रहे थे कि इनकी डिमांड दुरुस्त है कि 10 अप्रैल से लेकर 25 मई तक जो पुलिस की एक बर्बरियत हुई है, इस बर्बरियत का जवाब देने के लिए IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असेंबली के ऐवान में आना चाहिए और आगे बताना चाहिए कि किन लोगों के अहकामात के ऊपर ये तमाम तर जुल्म हुआ, अरकान असेंबली के घरों पे छापे मारे गए, ये तमाम तर बातों पर डिमांड्स जारी थी। आज जिस वक्त ये इजलास 9:30 पर शुरू हुआ, अभी इजलास शुरू ही हुआ था कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज का इजलास बर्खास्त करते हुए कल पहली मरतबा पंजाब असेंबली का बजट इजलास ऑफिशियली लाहौर में ईवान इकबाल में तलब कर लिया है। अब इस वक्त सूरत ये है कि स्पीकर पंजाब असेंबली का ये कहना है कि जो इजलास है कल दोपहर 1 बजे पंजाब असेंबली में तलब किया है। स्पीकर साहब ने इजलास को मुलतवी करते हुए कल दोपहर 1 बजे इजलास तलब किया, जबकि गवर्नर पंजाब ने यह इजलास कल 3 बजे ईवान इकबाल में तलब कर लिया है। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या गवर्नर पंजाब एक ऐसा बजट इजलास जो कि चल रहा है जिसके अंदर अरकान असेंबली बाकायदा तौर पे आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल सवाल क्रिएट हुआ था कि इस सवाल का जवाब देने की हर सूरत ज़रूरत है कि ये किस तरह तमाम तर एक सियासी एक्टिविटी के ऊपर पुलिस की बर्बरियत किस तरह हुई और इस बात को जो वज़ीर कानून है मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने भी माना ईवान के अंदर और बात भी की मलिक अहमद ख़ान ने कि हम इसमें बात करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद गवर्नर पंजाब की जानिब से आज का इजलास बर्खास्त करना और इजलास को ख़त्म कर देना और कल पंजाब असेंबली से बाहर इजलास करना, इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, बल्कि जो ईवान में मौजूद सूबाई वज़रा मौजूद थे ईवान में, वो खुद एक गू मगू की कैफियत में आ गए थे कि ये किस तरह हो गया। और जिस वक्त स्पीकर ने बाकायदा तौर पर सरदार फारूक लगारी को यह बात कही कि आप बजट पढ़ना शुरू करें, तो उस वक्त उन्हें बताया गया कि ये तो इजलास ही बर्खास्त कर दिया गया, 40वां इजलास बर्खास्त हो गया, कल 41वां इजलास ईवान इकबाल में शुरू करने की बात की गई है। जी अर्शद साहब। बिल्कुल ख्वाजा नसीर साहब, बहुत शुक्रिया। इस पे आपने जो सवालात उठाए हैं इस पे हम की राय भी लेंगे। हमारे साथ अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, 2 इजलास कल हो रहे हैं। गवर्नर के पास आर्टिकल 109 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा वाज़ेह है कि वो प्रोविंशियल असेंबली का इजलास बुला भी सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं और किसी भी जगह बुला सकते हैं। तो गवर्नर के ये इख्तियारात हैं या स्पीकर पंजाब असेंबली के भी इख्तियारात हैं इस हवाले से? देखिए, सवाल तो यह है कि स्पीकर के होते हुए इजलास हो रहा है और इजलास आज भी हुआ, स्पीकर उसमें मौजूद थे और उन्होंने प्रिजाइड किया उसको और कंडक्ट किया है वहाँ सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं। तो ये तो एक जो है एक्स्ट्रा ये जो एक आप कहिए अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के बाद दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है ये शुरू हो रहा है और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आप बल्कि आप कभी गौर से देखिए तो पंजाब की तो सूरत हाल ये है कि सिरे से ही पहले दिन से लेके हर चीज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलेक्शन हुआ नहीं, झगड़ा हुआ और उन्होंने अपने आप को कह दिया कि मैं इलेक्ट हो गया और उसके बाद गवर्नर ने कहा कि ये मेरे पास रिपोर्ट आई है, मैं तुम्हारी अभी जब तक इंक्वायरी नहीं करता मैं तुम्हारा वोट नहीं लेता। और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि एक हाई कोर्ट में पिटीशन की, दूसरी की
तीसरी पिटीशन में वो जज साहब ने एक वो एक्ट किया कि जैसे एक किसी जमाने में जब मार्शल लॉ का जमाना था तो फौजी जर्नैल साहब जो हैं वो आके कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते थे या सस्पेंड करते थे और अपना हुक्मनामा जारी कर देते थे। यही हाल एग्जैक्टली हुआ है। हाई कोर्ट के जज ने, तो हाई कोर्ट के जज साहब की अपनी विजडम होगी, उसको आपने चैलेंज किया उसको, और उस पे आगे फर्दर आपके पास ऑप्शंस होती हैं लीगल कंटेस्ट करने की? हाँ, वो चैलेंज हुआ है, उसके लिए 5 रुकनी बेंच बन गया है, वो मामला वहां पे चल रहा है। तो कल जो 2 इजलास हो रहे हैं उसमें से लीगल कौन सा इजलास होगा? अर्जकारों के 2 इजलास जो हैं वो बिल्कुल ये गलत हैं, क्योंकि जब स्पीकर के होते हुए वहां कोई ऐसी सूरत हाल, और स्पीकर ने जो हाउस में वाकया हुआ था उसके लिए उसमें जो चीफ सेक्रेटरी की और आईजी पंजाब की जो बात की है कि भाई वो आके आए और आके अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करें और माजरत करें कि अगर उन्होंने और ये बताएं कि किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, तो इसमें देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत कोई नहीं रह गई, और ये सबसे खतरनाक बात है इस क्राइसिस में जो कि ये क्रिएट की गई है। इससे बचने का और इससे निकलने का एक ही तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा एहतियात के साथ और स्ट्रिक्टली उसके ऊपर चला जाए, अदरवाइज ये हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसते चले जाएंगे कि जहां से निकलना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। राइट, अहमद अवैस साहब खतरनाक सूरत है। राइट, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब कल जो इजलास होंगे, स्पीकर साहब का इजलास लीगल माना जाएगा या जो गवर्नर साहब ने मंगवाया, आपकी बतौर पार्लियामेंटेरियन इस हवाले से क्या राय है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है शरीफ साहब के कल इजलास शुरू हुआ, इजलास के अंदर बाकायदा बहस हुई, हमने बात की, हमने शिकायत और बताया कि हमारे साथ कितनी ज्यादतियां हुई, और उसके साथ अपना दूसरी तरफ से भी ट्रेजरी बेंचेस से भी बाकायदा बातचीत चल रही थी। इसके ऊपर उनके लॉ मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने खड़े होके माजरत भी की। उन्होंने कहा कि आप सही फरमा रहे हैं, खास तौर पे क्योंकि एक इंसिडेंस जो मेरे साथ हुआ था उसका खास तौर पे जिक्र हुआ, और उन्होंने कहा कि वो मैंने फुटेज देखने के बाद तो मैं इस बात पे इनकार नहीं कर सकता कि बहुत ज्यादती हुई एंड वट एवर। उनके सारी डिस्कशन कल हुई। 2 बातें कल आउट ऑफ कॉन्टेक्ट कल जो थी, एक तो नंबर 1 तारड़ साहब जो थे, जो कि इलेक्टेड नहीं है एज एन एमपी है, वो आके अंदर आके जब बैठे तो हाउस ने शोर मचाया, देयर इज अ स्ट्रेंजर इन द हाउस, और उसके ऊपर स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि ही मस्ट बी रिमूव्ड। उसके ऊपर इन्होंने ज्यादती ये की कि आपको पता है कि जब एक दफा स्पीकर साहब रूलिंग दे दें, द पर्सन इवन इफ आई एम सिटिंग एमपी आई हैव टू लीव, लेकिन उन्होंने परसिस्ट किया और एक बहुत ही तूफान बदतमीजी हुई। और जो बहुत ही अफसोसनाक बात है वो ये है कि तारड़ साहब बाहर निकलते हुए एक बहुत ही गंदा ऑब्सीन किस्म का इशारा करके गए। तो मेरा ख्याल है हर इंसान की इज्जत नफ्स को मजरू करे। आई एम श्योर आपने इस वक्त सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे हाथ से एक नहायत खलीस इशारा। उसके बाद ये सारा जब इन्होंने इंसिस्ट किया कि नंबर 1 आप बुलाइए, क्योंकि हम इंसिस्ट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, चीफ सेक्रेटरी और आईजी वो तो पंजाब असेंबली को जवाबदेह भी हैं, पार्लियामेंट होती इसीलिए है कि जवाब लिया जाए, तो ऐसी क्या चीज़ है कि उनको छुपाया जा रहा है, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा? उस ईवान के आगे पंजाब असेंबली और आर्टिकल 240 बताती भी है प्रिसाइसली कि प्रोविंशियल जो प्रोविंस में जो पोस्टिंग होती हैं वो जवाबदेह भी पंजाब असेंबली को, क्यों नहीं आने दिया जा रहा उन्हें? क्या किस चीज़ मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि देखिए, मैंने ये बात कल वहां उठाई कि उस वक्त कोई कैबिनेट नहीं थी। मैं 25 तारीख की बात कर रही हूँ, अभी तक कैबिनेट नहीं बनी थी। एक चीफ मिनिस्टर था जो मेरे लिहाज से बिल्कुल एक जाली चीफ मिनिस्टर था, और नीचे एक सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पुलिस था। ये सारी इलीगल ऑर्डर्स थे, दे वर ऑल इलीगल ऑर्डर्स। इनके पास कोई जवाब नहीं था, और ये अपने आप को
बचाने के लिए उनको अंदर नहीं उन्होंने बुलाया। तो आप क्या सवाल क्या करना चाह रही थी कि किसके अहकामात पे ये हो रहा था, ये सवाल है। तो इसमें ऐसा क्या मुश्किल था, आईजी और चीफ सेक्रेटरी आके क्यों नहीं बता सकते ये? नहीं, हमने तो ये भी नहीं कहा कि वो वहां जवाब दें, हम ये सिर्फ पूछना चाह रहे थे हु गेव द ऑर्डर्स, वी वांटेड टू नो हु गेव द ऑर्डर्स। हु गेव द ऑर्डर्स, किसने हुक्म दिया? मैं आप इम्पोर्टेंट क्या बात है, आपका लॉ मिनिस्टर खड़े होके कह रहा है कि ज्यादती हुई, पता तो चले ज्यादती के ऑर्डर दिए किसने, इम्पोर्टेंट था ना। कौन है जिसने हुक्म दिया? आपके इल्म में क्या चीज है? आप चीफ मिनिस्टर से आपने पूछा, लॉ मिनिस्टर से पूछा? मैं अपनी हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसके लिए मैं कोर्ट में खड़ी हूँ। मैं कल इंशाल्लाह मेरी आर्गुमेंट्स हैं जहां मैं एक एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश 16 दिन से, और मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही। मैं कल कोर्ट में जा रही हूँ, मेरी एफआईआर है अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, अगेंस्ट आईजी पंजाब, अगेंस्ट द चीफ सेक्रेटरी पंजाब एंड इंक्लूडिंग सनाउल्लाह। ये इन सब के खिलाफ एफआईआर, अब मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही। अब आप बताइए, मेरी ये प्रिविलेज है, मैं एमपीए हूँ हाउस की, मैं ये बातें पूछना नहीं मेरा फर्ज बनता कि भाई आप मेरी एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे? मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ आप लोगों ने मेरी तबाही कर दी हम लोगों की। मैं आई वॉज बीइंग ड्रैग्ड, मेल पुलिस मुझे ड्रैग कर रही थी। मेरी उम्र देखो, चादर और चार दीवारी का क्या तहफ़्फ़ुज़ है? तो मेरा तो हक बनता था ये सारे सवाल पूछने के लिए, बट दे वर नॉट रेडी टू कॉल। चीफ मिनिस्टर आ गया, उसके बावजूद द चीफ सेक्रेटरी एंड द आईजी नेवर केम, विच मेंट कि या तो वो उनको छुपा रहे थे, तो या वो उनके ऑर्डर नहीं सुन रहे थे। अब खुदा जाने इस वक्त ये सूबा कौन चला रहा है, आईजी पुलिस चला रहा है, चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, या चीफ मिनिस्टर चला रहा है। वी डोंट नो हु इज डूइंग इट। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आज के दिन में ये इजलास से 1 घंटा 2-3 दफा ये नेगोशिएशंस के लिए आए। आई वॉज सिटिंग विद द स्पीकर साहब ने हम सबको कन्विंस किया कि हमें ये बजट का इजलास करने दीजिए। और आप मुझे कहा, क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा कल शोर मचा रही थी, उन्होंने कहा कि मैडम ये करने दीजिए हमें, और उन्होंने हमारे सारे लोगों को कहा लेट्स स्टार्ट द बजट सेशन। आप बाद में कट मोशंस के अंदर या बाद में आप लोग अपनी ये शिकायतें कर लीजिएगा, बातें कर लीजिएगा। इसके ऊपर ये नेगोशिएट करने के लिए आए और ये एग्री करके गए। सिर्फ एक बात उनको मना की गई, मेरे सामने ये बात हो रही थी कि ताड़ड़ को नहीं अंदर आना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के अंदर 6 महीने के लिए परमिशन है फॉर समबडी हु इज नॉट बीन इलेक्टेड टू कम एंड टिल ही फाइट्स हिज इलेक्शन। पंजाब की उसमें अब कल आप जो है ईवाने इकबाल में आप लोग जाएंगे या कि पंजाब असेंबली में इजलास में शिरकत करेंगे? ईवाने इकबाल का आपका ख्याल है कि वो जायज, किसी तरीके से भी जायज इजलास है। स्पीकर माशाल्लाह ईवाने इकबाल में इजलास के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आप कह रही हैं किस किस्म का इजलास है वो? तो फिर वो उसके ईवाने इकबाल की चीफ मिनिस्टर बने ना। अगर आप असेंबली की बिल्डिंग में मौजूद है, द स्पीकर इज देयर और इजलास शुरू हुआ, दे वर सिटिंग देयर इन दिस इजलास। और मेरी इंफॉर्मेशन और अकल और दानिश के मुताबिक हाउ कैन ही प्रोरोग, कैसे कर सकता है एक चलते हुए इजलास को, कैसे रोक सकते हैं? जब अच्छा, चलते हुए इजलास को प्रोरोग नहीं कर सकते गवर्नर साहब की ये राय है इस पे? जी, और सबसे बड़ी ये बात है कि सबसे पहली बात तिलावत के बाद स्पीकर साहब ने कहा कि आप मेहरबानी करके बजट पेश करिए। मैंने कोई बात और नहीं हुई कि बजट पेश करिए। अब बताइए कि वो बजट पेश नहीं कर रहे, या तो उनसे बजट बनाया नहीं गया, यही समझ सकते हैं हम कि भाई बजट बनाया नहीं गया। लेकिन बजट प्रेजेंट करना है तो बजट तैयार तो हुआ होगा। हाँ, तो वही तो फिर प्रेजेंट कर दे। अब उनको क्या इतराज था जबकि बगैर अनकंडीशनल उन्होंने कहा बजट प्रेजेंट कर दीजिए, तो दे सेड कि जी प्रोरोग। सो बेसिकली ऑल दीज आर एवेसिव थिंग्स बिकॉज इनको आदत पड़ गई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने। राइट, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इस सेगमेंट में शिरकत करने का। अहमद अवैसा, आपसे जानना चाहूंगा, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी,
चीफ सेक्रेटरी और आईजी क्या वो पंजाब असेंबली को जवाबदेह हैं, या कि वफाकी सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो आंसरेबल ही नहीं है पंजाब की असेंबली में, लेकिन वो हुक्मरानी के लिए वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी को ऐड करें, आईजी पंजाब पुलिस को ऐड करें, लेकिन पंजाब असेंबली को वो आंसरेबल नहीं है। कानून इसकी इजाजत देता है? ये कानून बिल्कुल इजाजत देता है कि आप उनके स्टेटस से मालूम कर देख लीजिए ना कि ये दे आर सिविल सर्वेंट्स, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और लिहाजा और जो हुकूमत जो चला रहे हैं वो दे आर दी पार्ट ऑफ सॉवरन अथॉरिटी है उनके पास। तो सॉवरन अथॉरिटी के पास उनके जो सिविल सर्वेंट जो उनके अंडर काम कर रहा है वो कैसे जवाबदेह नहीं है? ये जो जब ये इस किस्म की फाल्स अपनी ईगोस को बना लेंगे तो तबाह हो रहे हैं हम। अहमद अवैस साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। ईगोस को जब बना लेंगे, अपनी अना को सवाल बना लेंगे, तो फिर तमाम चीजें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। एतजाज एहसन साहब, सीनियर पार्लियामेंट पॉलिटिशियन और वकील कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये क्या तमाशा लगा हुआ है गुलशन में? ऐसा कभी देखा तो नहीं पहले, और देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट इन पाकिस्तान में हम वो कुछ हो जाता है जो आदमी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि हो सकता है। अब इसमें गवर्नर ने बुनियादी तौर पे असेंबली को उठा के एक दूसरी बिल्डिंग में ले गए। पहले भी किया उन्होंने, चंद रोज पहले जब हमजा तो उन्होंने बज़ाहिर इलेक्ट कराया। अब वो ले गए हैं बिल्डिंग दूसरी में, ईवान इकबाल में, करीब ही है दोनों। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है बुनियादी तौर पे कि यहाँ डिप्टी स्पीकर बैठे और वो कार्रवाई करे और बजट इजलास चलाए। हकीकत यह है कि गवर्नर इसको इजलास को चीचों की मलियां ले जाए या ले जाए लायलपुर ले जाए, ये पिंडी ले जाए, गवर्नर कहीं भी ले जा सकता है। आर्टिकल 109 के तहत वो प्रोरोग भी कर सकता है और फ्रेश इजलास भी बुला सकता है एंड एट एनी प्लेस बुला सकता है। एक काम वो नहीं कर सकता, एक काम उसकी कुदरत में ही नहीं कि वो परवेज इलाही को स्पीकर से हटा के और किसी और को बैठा दे। तो एज लॉन्ग एज परवेज इलाही, जब तक चौधरी परवेज इलाही ये तैयार है उस जगह जाके ईवान इकबाल में सदारत करने का, उसको कोई नहीं रोक सकता। जितने MPA उसके साथ है, 100 है, 150 है, उनको उस एंट्री में वो नहीं रोक सकता। आपके ख्याल में एतजाज एहसन साहब के परवेज इलाही साहब को अब वहां चले जाना चाहिए और कहें कि मैं आ गया हूं तो इजलास की सदारत मैं ही करूंगा, आप ये कह रहे हैं? और वो क्या बुलाओ आईजी को, बुलाओ चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन आप समझते हैं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है और आईजी और चीफ सेक्रेटरी जिनको बुलाने का मुतालबा है, वहां पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय करके इनको अंदर जाने दिया जाएगा? बिल्कुल पुलिस फोर्स डिप्लॉय होगी। मकसद ही है कि ये पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर ले, ये पुलिस के कॉर्डर में। और देखें आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने ये प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? इतना क्यों कर रहे हैं? वैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उनसे इन्होंने पिटवाना है वर्कर्स को, चल इन्हीं से ही पिटवाना है। तो उनका हौसला, उनका अपनी तरफ से साथ, हम आपके बड़े प्रोटेक्टर हैं। ये प्रोटेक्टर बन गए पुलिस के और इन्होंने प्रोटेक्ट किया पुलिस को। मॉडल टाउन जो इंसिडेंट है जहाँ 10-11 लोग मारे गए, जहाँ से गए वहाँ आज तक किसी पुलिस वाले को कोई सजा, कोई कुछ नहीं हो, इंस्पेक्टर भी किसी को नहीं होने दी। ये डिलिबरेटली अब उठा के लेके जाना चाहते हैं इस मामले को एक और वेन्यू पे। अब वेन्यू पे उसमें पहुंच जाए स्पीकर कहते, ठीक है जी गवर्नर। यानी कि आप, अगर मैं ये सवाल आपकी जो मैं गुफ्तगू सुना समझाऊं कि अगर परवेज इलाही साहब जो कि आईनी और कानूनी तौर पे अब ईवान इकबाल में जाके सदारत कर सकते हैं, अगर उन्हें जाने की कोशिश की गई तो पंजाब पुलिस से उन्हें फेंटा पड़वाया जाएगा? और फेंटा पड़वाया नहीं जा सकता, स्पीकर को कोई नहीं फेंटा पड़वा सकता, ना कोई। अगर 100 MPA साथ हो
तो फैंटे से ही अगर इतना ही डरना शुरू हो गए तो देन दे लॉस्ट द प्लॉट। और फैंटा पड़ेगा 100 MPA होगा, आप देखो वहाँ क्या मामला होगा। वहाँ पुलिस इनके आगे हटेगी इनसे और ये कहेंगे कि इजलास ये शुरू नहीं हो सकता जब तक आई एम प्रिजाइडिंग एंड आई विल नॉट गो टू द नेक्स्ट आइटम, इवन द फर्स्ट आइटम ऑन दी वो जो बिल्कुल सही है। एजेंडा पे जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं पेश होने दिया जा रहा। शायर ने सही कहा था। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा था, पर अब उनके उन्होंने टर्फ चेंज किया, वो भाग गए हैं। जो हमदा वाली पार्टी है वो इस वक्त अपने बड़ी खुश बैठे होंगे, मुतमईन बैठे होंगे कि जी गवर्नर साहब ने जगह बदल दी, अब हम अपने आराम से वो जगह बदल दी है, बट स्पीकर को तो रोक नहीं सकता वो फ्रॉम प्रिजाइडिंग। स्पीकर इज विलिंग, अगर स्पीकर विलिंग ही नहीं है उधर प्रिजाइड करने तो देन दे आर वॉक ओवर। बिल्कुल ठीक है। और आपने आइन के आर्टिकल 109 का जिक्र किया जिसमें गवर्नर बिल्कुल एम्पावर्ड है कि वो इजलास कहीं भी बुला सकते हैं, लेकिन स्पीकर को रोक नहीं सकते कि ईवान इकबाल में जाके उसकी सदारत करें, चेयर करें उस इजलास को। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, ये सूरत हाल बनी कैसे, क्यों बनी और किस लिए बन रही है और क्यों आईजी और चीफ सेक्रेटरी को आगे नहीं आने दिया जा रहा पंजाब असेंबली के सामने, इसके पीछे भी कहानी। चलें यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे में आप भी सोचिएगा, आपको ये मालूम है। वक्फे के बाद आएंगे पाकिस्तान की मईशत की बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या IMF कुछ डू मोर का मुतालबा कर रही है शहबाज शरीफ की हुकूमत से और इससे आवाम पे कोई मजीद बोझ पड़ने का खदशा तो नहीं है? देखिए शेख शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि दो वजूहात की वजह से IMF शायद इस बजट को कबूल नहीं करे। पहली वजह यह है कि आपने जो टारगेट रखा है 7,000 का, वो तो 6,000 के ऊपर आपने 15% इन्फ्लेशन रख दिया है। मेरा अपना ख्याल है कि IMF की रिक्वायरमेंट होगी कि बजट का टारगेट 7,250 या 7,500 के आसपास होना चाहिए। जो ये गवर्नमेंट ने नहीं किया है तो शायद वो IMF इस बात को नहीं मानेगी। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, डू मोर ये है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो आपने जो सारे इक़दाम किए हैं उसमें जो 4-5 साल में और पूरे एक तरीके से जो IMF से जब से हम आए थे, हम मईशत को दस्तावेजी बना रहे थे। तो अब इन्होंने तो सारी दस्तावेजी मईशत को दोबारा ट्रैक पे लाकर रीट्रैक करके सारी नॉन दस्तावेजी मईशत को प्रमोट करने का सिस्टम कर दिया है। ये तो आपने काफी सारे इनिशिएटिव भी लिए थे जो इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गए थे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। हाँ, सारे रिवर्स हो गए ना। क्यों रिवर्स किया है? देखिए, उसकी वजह अरशद साहब की जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना जी, वो है इंपोर्टर और छोटे दुकानदार। तो वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए काम किया है और एक बड़ा नॉमिनल टैक्स लगा दिया। आप ये समझें कि आपका जो कैमरामैन है वो ज्यादा टैक्स देगा और एक अच्छा खासा बड़ा दुकानदार अनारकली का वो उससे कम टैक्स देगा। तो ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी बात इन्होंने कर दी है। नॉन डॉक्यूमेंटेशन फिक्स टैक्स लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि IMF को इतनी जल्दी वो समझ लेंगे। और अगर वो एग्री भी कर जाते हैं तो पाकिस्तान को तो टैक्स निज़ाम में आप समझें कि 20 साल पीछे ले गए हैं। तीसरी बात जो अरशद शरीफ साहब जो हम समझते हैं कि हमें चाहिए समझना चाहिए वो ये कि IMF के प्रोग्राम में अगर हम चले भी जाते हैं तो फिर भी हमें ये अभी तक गारंटी नहीं मिल सकी है, तकरीबन 2 महीने या 2.5 महीने जितने भी गवर्नमेंट को हो चुके हैं, कि हमारा जो लोन का रिपेमेंट है, जो बहुत बड़ा रिपेमेंट हमारा आ रहा है 22-23 में, वो हम कहाँ से करेंगे और किस तरह हम डिफॉल्ट को ख़त्म करेंगे। तो मैं क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमारे लिए पाकिस्तान का वफाद ज़्यादा अहम है। तो ये मेरा अपना ख्याल है शरीफ साहब कि जो मईशत की लगामें हैं वो इन लोगों के हाथ में नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, मगर ये एक्चुअल मईशत जो है वो इनके काबू से बाहर हो गई है। और अब ये क्या करने वाले हैं, वेरी फ्रेंकली मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से इसको लाएंगे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मुस्तकिल गिर रही है, रुपी डॉलर गिर रहा है और हमें कोई
कोई कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है कि हम कहां से अपनी पोजीशन को आगे सेटल करेंगे। राइट शहबाज साहब, आपको कोई डायरेक्शन नजर आ रही है इस हुकूमत की कि मईशत को शायद जैसे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि कुछ अरसा है मुश्किल का है, एहसन इकबाल साहब कहते हैं चाय की आप 2 की बजाय 1 प्याली पिएं, वो कहते हैं रोटी आप 1 की बजाय चप्पा रोटी खा लें, मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं, तो इससे कुछ बेहतर होगी? कोई डायरेक्शन नजर आ रही है कि इकॉनमी को सही तरह सही डगर पे डालने के लिए कोई रोड मैप मौजूद है इस हुकूमत के पास? नहीं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस जगह पे जब मैंने 16 दिसंबर को ये कहा था कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है, तो मेरे साथ जो दूसरे स्पीकर थे उस समय मुफ्ताह इस्माइल साहब थे और उन्होंने कहा था कि नहीं जी पाकिस्तान की माली हालत पे उस तरह नहीं है। और अब आज उन्होंने कल ये बात की है कि अगर हमने सब्सिडी का मसला हल नहीं किया तो हम श्रीलंका बन जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या प्लान है। मुझे तो एक्चुअली मैं बड़ा वरीड हूँ कि पाकिस्तान का आगे क्या प्लान है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन की आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अशरफ शरीफ साहब। मैं डायरेक्शन तो उस वक्त आएगी जब हमें अपनी फ्यूचर को बचाना होगा। अभी तो हमारा मसला ये आ गया है कि हमें अपनी फ्यूचर 2022-23 की सिक्योर नजर नहीं आ रही। मैं आपसे सियासी बात नहीं करता, मगर मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप को जुलाई अगस्त के बाद हुकूमत में देख रहे हैं। वो खुद इस पर डिसाइड कर चुके हैं शायद मेंटली कि माशी तौर पर हम जुलाई अगस्त के बाद चले जाएंगे। और इन्होंने अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का अंदिया दिया है। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा बहुत ज़रूरी है पेट्रोल और डीजल की मजीद कीमतें बढ़ाना, बिजली की कीमतें बढ़नी है, गैस की कीमतें बढ़नी है। जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं पाकिस्तान के वो उस तरह से उस कीमत पे नहीं मिल रहे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इससे जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो आपको लगता है कि मजीद मुश्किल होने जा रही है, और आम आदमी कितना बोझ उठा सकेगा इन मेजर्स का? देखिए मेरी एक बात आपको बड़ा क्लियर मैं आपको बता दूं, ये जो IMF की कंडीशनलिटी की एक्सेप्टेंस इन्होंने की है, ये आपके ख्याल में ये इनका फैसला है? ये इनका फैसला नहीं है अरशद साहब। एक मीटिंग हुई थी जिसमें मिफ्ताह साहब थे, शौकत तरीन साहब थे, हफीज शेख साहब थे और कुछ हमारे 2 अहम आदमी थे, उसमें फैसला हुआ था ये। तो ये फैसला आप ये नहीं समझें कि ये फैसला इनका है, ये तो नहीं, उसको मजीद डिले करने जा रहे थे मेरे हिसाब से। वो तो जो पाकिस्तान के फैसले उन्होंने किया तो उन्होंने सही फैसला किया, मेरे हिसाब से उन्होंने सही फैसला किया। मगर आप अगर ये समझते हैं कि फैसला इन्होंने किया है तो मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। आप उस मीटिंग की रुदात शौकत तरीन साहब से पूछ लें बुला के, जिसमें शौकत तरीन साहब भी थे, मिफ्ताह साहब भी थे और हफीज शेख भी थे। आप उनसे पूछे कि उसमें क्या डिसाइड हुआ था और उन्हें क्या कहा गया था। इन्हें ये कहा गया था कि आप ये फैसला करें और अगर आप आगे संभाल नहीं सकते तो आप बता दें। इन्होंने कहा कि हम संभाल लेंगे, ये कहकर उठ के आए हैं। अब देखिए ये किस तरह संभालते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये जो बात वहां करके आए थे उसको ये इनके पास का प्लान है कोई। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ अरशद साहब कि ये फैसला असेंबली में नहीं हुआ है, ये फैसला कैबिनेट में नहीं हुआ है, ये फैसला कहीं और हुआ है जो आपको हम और आप जानते हैं। अब तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है और इनकी कमिटमेंट है कि ये उसको पूरा करेंगे, मगर वो कमिटमेंट मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। मैं आगे चलता हूँ। देखिए बात ये है कि अब इन्होंने खुद ये कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो लास्ट ईयर से कम होगी, ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। इंपोर्ट की वैल्यू भी कम होगी, हम अपनी डिस्काउंट रेट को हमने बढ़ा दिया है, पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ करती जा रही है तो और डॉलर का वैल्यू गिरती जा रही है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आगे जो महंगाई का तूफान आएगा, नेचर है जो भी कर रहा है, जो महंगाई का प्रेशर आएगा उसको एक आम आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ये तो पूरा सिनेरियो ही बिल्कुल मुख्तलिफ है ना जी। जो सिनेरियो हमारा ग्रेजुअली खराब हो रहा है आफ्टर अप्रैल मई जून जुलाई, जो हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरते जा रहे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं अचीव किया आफ्टर अप्रैल मई, तो कोई स्टेबिलिटी तो नहीं है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो शटडाउन की तरफ खुदा ना खास्ता जा रही है, और ये आपको बाय डिफॉल्ट लग रहा है या बाय डिजाइन लग रहा है ये सारा काम? देखिए ये आपने बहुत बड़ी बात की है और मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता, मगर मुझे तो वेरी फ्रेंकली कुछ और शकूक शुबहात भी हैं कि कोई हमें कहीं किसी तरह ले जाना तो नहीं चाहता। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट कह रहा हूँ कि कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये किसी डिज़ाइन से तो नहीं हो रहा, और अगर खुदा ना खास्ता ये बात है तो हमें कौम को जागना चाहिए कि कहीं ये हमें किसी और तरफ तो नहीं ले जाया जा रहा। मगर आपने जो बात की है कि कहीं और ले जाया जा रहा है, मैं उसको पूरी तरह रद्द नहीं कर सकता। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि 100 में से कितने % चांसेस हैं,
तो मुझे तो अब तकरीबन 50% चांसेस लग रहे हैं कि हमें शायद किसी हिसाब से हमें एक कोने में लाके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और हमें चाहिए एज ए बहैसियत कौम कि हम उससे निकलें। मैं एज ए बहिशतदान ये कह सकता हूँ, मैं सियासत को नहीं जानता, मगर मुझे लग रहा है कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है, क्योंकि हमें कोई आगे से कमिटमेंट नहीं मिल रही है। बड़ी स्टेज बात है कि हमें कोई हमें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दे रहा है। आप देखें, कोई किसी ने कमिटमेंट हमें नहीं दी है, कोई हमारे पास गारंटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शहबाज ज़ैद साहब, आपने बड़ी करीब से पिछली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग देखी, शौकत तरीन साहब के बयानात भी। अगर ये ऑपरेशन रिजीम चेंज ना होता, पाकिस्तान में रिजीम चेंज ना होती, तो हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते थे। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि रिजीम चेंज ने, मैं इसको उल्टा कर देता हूं, रिजीम चेंज ने कोई बेहतरी नहीं लाया। ये मैं कह सकता हूं कि रिजीम चेंज ने पाकिस्तान के हालात को खराब किया है, बेहतर नहीं किया। राइट, मतलब कोई ऐसी चीज मईशत में। शहबाज ज़ैद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस सेगमेंट में शिरने का। नाज़रीन, आपने सुना शहबाज ज़ैदी साहब, उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, और जो उन्होंने बातें की ये तमाम फैसला साजों के लिए सोचने का मुकाम है। एक वफ़ा लेंगे नाज़रीन, और वफ़े के बाद बोलने की आज़ादी आइन में बुनियादी हक है, इस हवाले से आला अदालतों के फैसले वो क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आइन पाकिस्तान जब आप देखते हैं तो उसके प्रीएम्बल में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह लिखी है कि पाकिस्तान की रियासत का जितना भी निज़ाम है वो पाकिस्तानी लोगों की मंशा से चलेगा, विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू इस्टेब्लिश एन ऑर्डर। और आर्टिकल 7 में तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम कायम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और आज़ादी इजहार राय के हवाले से जो कदगनें लगाई जाती हैं, उससे ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या वजह है कि जिस आवाम ने ये तमाम ऑर्डर इस्टेब्लिश किया रियासत का, उसी के ख़िलाफ़ चंद इदारे जो हैं कार्रवाइयाँ करते हैं या चंद इंडिविजुअल्स कार्रवाइयाँ करते हैं। आज़ादी इजहार राय का हमेशा हमारी आला अदलिया ने बाकायदा तौर पर दिफा किया है, ख़ास तौर पर आर्टिकल 19 का। और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर दिया, चंद अहम कानूनी सवालात उठाए। पीका के सेक्शन 20 जो FIA अक्सर इस्तेमाल करती है, क्या ऑब्जर्वेशन और सवाल जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उठाए, आइए देखते हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने ऑर्डर में लिखा कि हमारे इस्तफसार पर पिटिशनर के वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख का ये पहला केस है जिसमें पीका को इस बुनियाद पर चैलेंज किया जा रहा है कि हद तक कि इज्जत को मुजरिमाना करार देना गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ सवालात उठते हैं कि क्या पीका ऑर्डिनेंस की सेक्शन 20 या कोई और शिक आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है? क्या पीका ऑर्डिनेंस की शिक 20 में हद तक के इज्जत को मुजरिमाना करार देकर सच्चाई के दिफा को मजरू किया गया? हद तक के इज्जत को मुजरिमाना करार देकर क्या बुनियादी आईनी हकूक और आज़ादी इजहार राय को कमजोर किया जा रहा है या उसकी नफी की जा रही है? क्या इससे गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें एक सिविल केस में हद तक के इज्जत की बुनियाद पर हट जाने का दावा किया जाए और एक क्रिमिनल केस में भी ऐसा हो? जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक और अहम सवाल उठाया कि क्या इससे फेयर ट्रायल से मुतालिक आइन के आर्टिकल 10A में दिए गए बुनियादी आइनी हकूक मुतासिर नहीं होंगे? क्या जिनसी तौर पर हरासा होने वालों और दीगर जराइम के मुतासरीन के खिलाफ पीका को इस्तेमाल करना उन्हें खामोश करने और नाइंसाफ़ी को दवाम बख्शने के मुतरादिफ नहीं होगा? क्या पीका ऑर्डिनेंस की सेक्शन 20 मुतासरा शख्स को जुल्म करने वाले पर इल्ज़ाम लगाने से रोकती है? और क्या ये शिक मजलूम को इस बात से भी रोकती है जिसका जिक्र सूरह निसा में है कि अल्लाह पसंद नहीं करता कि किसी की बुराई जाहिर की जाए मगर सिर्फ वो शख्स बुराई का बताए जिसके साथ जुल्म हुआ हो? क्या पिटिशनर किसी मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर किए बगैर इस अदालत से रुजू कर सकता है? क्या मज़कूरा बाला मामले में ऐसी सूरत में कोई गुंजाइश बनती है जब बुनियादी आइनी हकूक का निफाज लाजमी हो? जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे कानून की कानूनी हैसियत को पहले ही परखा नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से आम लोगों के बुनियादी आइनी हकूक मुतासिर हो सकते हैं? जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा एक हाई कोर्ट ने पीका सेक्शन 20 को कल अदम किया जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। क्या हद तक के इज्जत का दावा फौजदारी कानून के तहत दायर होता है? क्या पीका एक्ट का सेक्शन 20 आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है? जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया कि आप आज़ादी राय को क्रिमिनल एक्ट क्यों बना रहे हैं? जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह ऑब्जर्वेशन भी दी कि कल अदम तंजीमों के टेलीविजन पर चलने वाले बयानात पर FIA अंधी बन जाती है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ऑब्जर्वेशन थी कि कल अदम तंजीमों के बयानात से फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक ट्वीट पर FIA कार्रवाई कर लेती है।
जस्टिस काजी फायजीसा ने यह भी कहा कि इस्लामी कवानीन मजाका खेज नहीं, मार्शल लॉ मजाका खेज है। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया जा रहा है क्योंकि वफाकी सतह के कानून पीका ऑर्डिनेंस 2016 को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया है कि हद तक के इज्जत को क्रिमिनलाइज करना आइन के आर्टिकल 19 और 10A और मज़कूरा बाला सवालात के मुनाफी है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से एक तारीखी फैसला दिया। वो क्या है, उसके अहम नुकात आइए देखते हैं। आज़ादी इजहार राय बुनियादी हकूक में से एक है। ये आईन पाकिस्तान में दिए गए दीगर तमाम हकूक को नाफिज करने में भी तक़वियत फराहम करती है। आज़ादी इजहार राय को आइन के आर्टिकल 19 का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई मुआशरे की तरक्की के लिए अहम है और इस आज़ादी को दबाने की कोशिश न सिर्फ गैर आईनी है बल्कि जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके या उसे जेल में डालकर उसकी साख को मुतासिर करना भी खिलाफ आइन और गैर कानूनी है। पीका ऑर्डिनेंस 2022 को आइन के आर्टिकल्स 19A, 19, 9 और आइन के आर्टिकल 14 और बुनियादी हकूक की बेतौकीरी करते हुए नाफिज किया गया। लिहाजा पीका ऑर्डिनेंस 2022 और इसके निफाज को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाता है। पीका ऑर्डिनेंस 2016 की शिक 20 भी और हार्म्स द रेपुटेशन की हद तक गैर आइनी और कलअदम करार दी जाती है। इस पस मंजर में पिटिशनर्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाता है और मुतासरा फ्रीकैन हद तक इज्जत के कवानीन के तहत कार्रवाई का हक रखते हैं और इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत से उम्मीद की जाती है कि वो हद तक इज्जत से मुतालिक कवानीन, खास तौर पर हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 पर नजरसानी करेगी और इस सिलसिले में पार्लियामेंट के जरिए मुनासिब कानून साजी करके इस कानून को मौसर बनाएगी। सेक्रेटरी दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान को ये हुक्म दिया जाता है कि वो FIA के साइबर विंग के अफसरान के रवैयों से मुतालिक इंक्वायरी करे कि वो क्यों इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और बुनियादी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। ये अदालत सेक्रेटरी दाखिला से ये उम्मीद करती है कि वो 30 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके इन अफसरान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की तफसीलात रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा करवाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।